अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको हालात और वाक़ियात से रोशनास कराना है और अपना ध्यान शेयर करना है। जो स्टॉक मार्केट का डेटा है वो आप लोग के साथ शेयर करना है। नाज़रीन, सबसे पहले FIBLP डेटा की बात कर लें। 23 फ़रवरी से 27 फ़रवरी जो एक्टिविटी हुई है वो इस मुताबिक है। बैंक्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है और इसके बरक्स अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बहुत बड़ी सेलिंग की है, इंडिविजुअल से भी बहुत बड़ी सेलिंग की है। तो क्या एक्टिविटी हुई है इसका ब्रेक इवन हम देखते हैं। तो बैंक्स जो है और DFIs है उन्होंने कमर्शियल बैंक में बहुत बड़ी बाइंग की है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो गोरे ने सीमेंट में सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, बैंक और DFIs ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग की है। इंडिविजुअल्स अगर हम देखें तो ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है और बैंक और DFIs ने सीमेंट में बाइंग की। यानी बैंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे लास्ट वीक और उनकी तरफ से बहुत बड़ी अग्रेसिव बाइंग विटनेस हुई है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो डे रेंज बना है फ्राइडे का 1,65,811 का लो बना है, 1,69,380 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,62,953 का लो बना है, 1,74,366 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,62,953 जो लो वीकली लो है वो भी मंथली लो बना है और मार्केट इससे हमें पता चल रहा है कि इंडेक्स जो है वो नीचे ही आता जा रहा है और जो ऑल टाइम हाई है 1,91,000 का तो वो अब कम होके जो मंथली रेंज बन गया है वो 1,88,312 का है। करंट पी रेशियो 9.72 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 9.06 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वेटेज वाले स्क्रिप्ट शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो बड़ा फौजी का है और 9.52% इंडेक्स का, और जो इम्पैक्ट आता है ₹1 की फ्लक्चुएशन में तो वो 28.95 पॉइंट्स का आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो UBL है 7.78%, तीसरे नंबर पर एंग्रो होल्डिंग है 5.27%, हपको 4.32%, मीज़ान बैंक 4.18%, लकी 3.74%, OGDC 3.70%, HBL 3.68%, MCB 3.32%, PPL 2.93%, मारी 2.93%, नेशनल बैंक 2.69%, ईफर्ड 2.62%, बैंक अलबीब 2.62% और सिस्टम 2.36%। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो सेक्टर है और KSE 100 इंडेक्स है उसका मौजूदा मल्टीपल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो इस मुताबिक है KSE 100 इंडेक्स अगर हम देखें तो 9.72% है करंट मल्टीपल। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 9.70%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 19.77%, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 32.94%, सीमेंट 9.70%, केमिकल 14.59%, कमर्शियल बैंक 8.05%, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है 10.90%, फर्टिलाइजर 9.97%, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 19.93%, ग्लास एंड सिरेमिक 7.69%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 7.75%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 11.80%, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है, फार्मास्यूटिकल 23.06%, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 10.28%, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 38.60%, टेक्सटाइल कंपोजिट 10.40%, टोबैको 15.72%, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो टेक्निकल रेंज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट चल रहा है और जो सपोर्ट है 1,54,966 का है, जहां पर इंडेक्स अब आ सकता है। जो भी हालात और वाक़ियात बन रहे हैं उसको दोबारा टेस्ट कर सकता है सपोर्ट को। रेजिस्टेंस जो है वो 1,95,801 का है। तो इंडेक्स अपना सपोर्ट ढूंढ रहा है। जो भी हालात हुए हैं अभी कशीदा हालात हुए हैं इन चीज़ों के पेश नज़र ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। RSI अगर हम देखें तो 37.10% है। मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड फिलहाल काफ़ी दूर है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे वाक़यात और हालात बन नहीं रहे हैं कि ये रेंज को जो है वो हिट हो सकता है, जिसका सपोर्ट है 1,32,868 और रेजिस्टेंस है 1,54,966। तो 1,54,966 से ऊपर ही इंडेक्स तवक्का की जा रही है कि इससे ऊपर ही इंडेक्स रहेगा और वहाँ पर आकर अपना एक सपोर्ट बनाएगा। नाज़रीन, आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देखें तो 0.78% का जो है इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी जो हालात बने हैं वीकेंड में तो उन चीज़ों के पेश नज़र ये दोबारा टेस्ट हो सकता है और दोबारा जो है वहाँ से कहीं से सपोर्ट ले सकता है।
नाज़रीन, जो हालात और वाक़यात बने हैं, हम सब जानते हैं कि वीकेंड में अमेरिका और इसराइल ने जहारियत की है और ईरान की जो आला क़यादत है उसको शहीद किया है और आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब वो भी जो है वो शहीद हुए हैं और जो है अब लीडरशिप का फुक़दान है और ईरान ने इसका रिटेलिएट भी किया है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा गर्म हैं और इसको ठंडा करने के लिए यूएस ने पहले अटैक कर दिया और यूएस ने इसके बाद जो है वो चाइना और रशिया ने जो है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल किया, उसकी मीटिंग को कॉल किया, जिसकी क़यादत बरतानिया के वज़ीर आज़म ने की और एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने जो है इसकी क़यादत की। तो इस पर क्या बात हुई, आइए मुलाज़ा कर लेते हैं। 10,112th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for the meeting is the situation in the Middle East. The agenda was adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of the Islamic Republic of Iran and Israel to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I also invite His Excellency, Mr. Majed A. Abdulaziz, Permanent Observer of the League of Arab States to the United Nations, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I warmly welcome the Secretary General, His Excellency, Mr. Antonio Guterres, and I give him the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I will speak directly to three areas today: the principles, the facts, and the way out. First, the principles. The UN Charter provides the foundation for the maintenance of international peace and security. Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. That is why, since this morning, I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means, including genuine dialogue and negotiations. Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. In Tehran, large explosions were reported in the district that includes the presidential palace and the compound of the supreme leader. Several high-ranking officials have reportedly been killed, including, according to Israeli sources, Iran's supreme leader Ali Khamenei, that I'm not in a position to confirm. जी नाज़रीन, जब तक ये मीटिंग हुई थी तब तक जो है ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से तस्दीक नहीं हुई थी। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब के जो शहादत है उसकी तस्दीक नहीं हुई थी। इसके बाद जो है ईरानी मीडिया ने जो है वो बहुत ही रंजो गम के साथ जो है इसकी तस्दीक की, जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उम्री मुजाहिदत हुसैनी व दाइमी व खस्तगी नापज़ीर रूह बुलंद व मलकूती कोह नस्तूह विलायत پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی जी। तो करंट सिचुएशन ये है कि अभी ईरान में जो है वो ईरान पूरा सोगवार है
और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तानी अवाम भी जो है उनके साथ खड़ी है और ये शो का अमल जो है वो 40 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ये पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा अमल है उसको भरपूर कंडेम किया है और अपना जो बयान है उसको रिकॉर्ड कराया है। आइए मुलाजा करते हैं। To the representative of Pakistan. Thank you, President. I would like to thank the Secretary General for his sobering presentation and assessment of the unfolding situation in the Middle East after concerning developments in the region. We concur with his view that there is no viable alternative to a peaceful settlement. President, Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries and underscores the need to exercise maximum restraint. This is extremely unfortunate since several brotherly Arab countries were in fact supporting dialogue and emphasizing the need to avoid escalation. We particularly laud Oman's role in facilitating and mediating dialogue between Iran and the United States. These unprovoked attacks, therefore, constitute blatant violations of the sovereignty of the brotherly Gulf states. Pakistan also condemns the unfortunate death of a Pakistani national in the UAE during this dastardly attack. We urge all sides to refrain from any further actions that may undermine the security and territorial integrity of other regional countries. President, we regret the fact that diplomacy has once again been derailed as these attacks have happened right in the middle of negotiations. These military actions undermine dialogue and further erode trust that was already in short supply. We offer our condolences and sympathies to civilians caught in the middle of these violent acts. Our thoughts go out to the school children in Iran and many civilians elsewhere and the family of the Pakistani national who was killed during attacks on the United Arab Emirates earlier today. नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि लास्ट वीक रोल ओवर वीक था और इसमें अभी भी जो है वो फ्यूचर जो है वो प्रॉपर सुलटा नहीं है। फ्यूचर के जो भी डेटा है वो हमें यही बता रहा है कि फ्यूचर को रोल ओवर अभी होना है, इसको सेटल्ड होना है। तो सेटल में जो है वो पेमेंट दरकार होगी या फिर जो है वो फॉर सेलिंग होगी। तो टोटल इस वक्त हमारा जो करंट बदला खराबा है वो 69.61 अरब का है, जो कि 16.93 अरब डाउन है। लेकिन इसमें मैंने जो फेब का जो काउंटर है फ्यूचर का उसको ऐड नहीं किया। अगर उसको ऐड करते हैं तो 94 के करीब हम पहुंच जाते हैं। 26.42 अरब जो है वो एक्स्ट्रा अभी है जिसको सेटल होना बाकी है। प्रीवियस हफ्ते का, पिछले हफ्ते का जो बदला है वो 86.54 अरब का है। तो ये 26.42 अरब जो है वो बहुत हिट कर सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है, ये कहा सारे ये हो रही है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से कि रिडेम्पशन आ सकता है बहुत बड़े हैवी लेवल पर, जो है वो म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन आ सकता है। तो एक पैनिक का माहौल है और ये पैनिक का माहौल 1-2 दिन जारी रहेगा। इसके बाद जो है चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जो प्रोडक्ट है वो कारगर नहीं है। वो जो है आपका जो सेटलमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आप समझिए कि कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर ब्रोकरेज हाउस पे बहुत ज़्यादा आप समझिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्लाइंटों से पेमेंट वसूल करनी होती है और एक दिन भी पेमेंट डिले होती है, 1 घंटे भी पेमेंट डिले होती है। तो ब्रोकरेज हाउस पे इस पर बहुत बड़ा जो है आप समझिए उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो जो सेटल की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आउट हो जाती हैं। डिलीवर फ्यूचर काउंटर और MFS और MTS जो है ये हमारी मार्केट को ड्रैग करता है नीचे की तरफ, हमारी मार्केट ब्लीड करती है। आप ये समझें
समझें कि ये जो 26 अरब रुपए का बदला है, ये पूरा पैसा जो है मार्केट से गायब हो जाएगा और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई इकोनॉमी एक्टिविटी को फ़ायदा नहीं होगा, बस सूद में वो पेमेंट जाएगी और सूद में जो है वो यानी ये पूरा जो पैसा है वो जाएगा, इन्वेस्टर जो है इसमें उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेहतर ये है कि ऑप्शन कॉल्स में ट्रेडिंग हो और कैश सेटल्ड फ्यूचर में काम हो, और इसके अलावा डिलीवरी में प्योर काम हो, और जो है T+0 भी कर दे डिलीवरी में, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए, तिजारत के लिए जो है वो रिटेलर इन्वेस्टर और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 2 प्रोडक्ट दे दिए जाएँ, एक ऑप्शन कॉल दे दिया जाए, दूसरा जो है वो कैश सेटल्ड फ्यूचर दे दिया जाए। डिलीवर फ्यूचर MFS MTS ये हमारी मार्केट ब्लीड करती रहेगी, जब तक ये प्रोडक्ट्स होंगे तब तक ये ब्लीड करती रहेगी। तो जितने भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है जितना भी हो सके इस आवाज़ को उठाएं और आवाज़ को बुलंद करें। मैनेजमेंट से स्टॉक मार्केट की मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अपनाते हुए जो है आप ऑप्शन कॉल्स को यानी इंट्रोड्यूस कराएं स्टॉक मार्केट में। कैश सेटल्ड फ्यूचर आपने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन कोई भी ब्रोकरेज हाउस उसको एडॉप्ट नहीं कर रहा। क्यों एडॉप्ट नहीं कर रहा? उस पर क्यों एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, अगर उस ट्रेडर को कैश सेटल्ड फ्यूचर में काम करना है। डिलीवर फ्यूचर जो है वो बेसिकली हमें ये बताया जा रहा होता है कि आप नुकसान या फ़ायदा तो करेंगे, इसके अलावा आपको ये फ्यूचर्स में, ये जो फ्यूचर्स में आपने सौदा किया है, ये शेयर्स आपको डिलीवरी उठानी है। जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में नफ़ा और नुकसान होता है, उसमें कोई डिलीवरी नहीं उठा रहा होता है। तो हमें जो है वो आप इस चीज़ों से आज़ाद करें। डिलीवर फ्यूचर काउंटर से MFS और MTS दोनों सूदखोर प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमें बहसत मुसलमान शरिया कंप्लाइंट काम करना है तो सूद तो कहीं दूर दूर से भी नहीं होना चाहिए। काइबोर प्लस 8 मिनिमम सूद चार्ज हो रहा होता है MTS में। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट्स हमें ब्लीड करते हैं, हमारे इन्वेस्टर का कोई पुरसाने हाल नहीं होता और लेवरेज पे कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई बात भी नहीं करता। बात करने से सब हिचकिचाते हैं, चाहे बड़े से बड़ा एंकर हो या बड़े से बड़ा स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हो, मेंबर हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है चीज़ें छुपाते हैं और प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने से कासे रहते हैं। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अपनाएंगे, कैश सेटल्ड फ्यूचर को अपनाएंगे, ऑप्शन कॉल्स को अपनाएंगे तो हमारी मार्केट बहुत अच्छा गेन दे सकती है और हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो सकती है और इसमें जो है लोग ब्लीड नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो बदले का जो ये फ्यूचर का जो ट्रांजैक्शन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जो 26.42 अरब का जो ये फ्यूचर अनसेटल्ड है जिसकी पेमेंट होनी है, यहाँ पे वो माल बिकेगा। तो सबसे सर फहरिस्त अगर हम देखें तो वेव्स ऐप फैब है 10.53% फ्री फ्लोट का, इसको सेटल होना बाकी है। दूसरे नंबर पे फ्लाइंग सीमेंट है फैब में 9.73%, TPL प्रॉपर्टीज फैब 6.73%, ठट्टा सीमेंट फैब 6.26%, TRG फैब 6.03%, ट्रीट कॉर्पोरेशन फैब 5.27%, NRL 5.07%, वेव्स फैब 4.87%, नेटसोल फैब 4.62%, PRL फैब 4.52%। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल फिलहाल 67.02 डॉलर पर बैरल चल रहा है और जिसकी मार्केट में आवाज़ हो रही है कि $100 से ऊपर चले जाएगा, लेकिन फिलहाल इतनी ज़्यादा कशीदगी नज़र नहीं आती। तो 1-2 दिन जो है वो WTI क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है, इसके बाद जो है अपने आप को करेक्ट कर लेगा अगर हालात और वाक़या जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद। ब्रेनेट अगर हम देखें तो 72.87 डॉलर पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर 99.06 डॉलर पर टन चल रहा है। गोल्ड 5278.01 डॉलर पर आउंस चल रहा है। रबर 204.50 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस 98.90 डॉलर पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो मार्च काउंटर में सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो TRG मार्च में है 11.68%, ठट्टा सीमेंट दूसरे नंबर पर है 9.16%, पेस तीसरे नंबर पर है 8.18%, TPL प्रॉपर्टीज 7.78%, PRL 7.13%, ट्रीट कॉर्पोरेशन 7.06%, वेव्स 7.04%, वेव्स ऐप 6.88%, यूनिटी 6.43%, PIA 6.33%। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो ब्लैंक सेल भी जो है वो कतरन कम होते जा रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो है ब्लैंक सेल में जगह नहीं है और तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है, ब्लैंक सेल जो है वो कट रहा है। तो सबसे बड़ी जो अगर हम ब्लैंक सेल देखें तो PIA में खड़े हैं फ्री फ्लोट का 1.63%। अगर पिछले डेटा से आप कंपेयर करेंगे तो 50% गिरावट हो चुकी है ब्लैंक सेल में। ब्लैंक सेल में अब जो है लोग एक्टिव नहीं है। सुई सदन अगर देखें तो दूसरे नंबर पर है 0.38%, PTC तीसरे नंबर पर 0.26%, NRL 0.26%, TRG 0.16%, साजगार 0.16%,
यूनिटी 0.15%, NCPL 0.14%, टेली 0.13%, मैपल लीफ 0.12%। नाज़रीन MFS का डेटा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो MFS में बाइंग करी है फ्लाइंग में करी है। फ्री फ्लोट का 12.15%, JDMT 9.24%, ESBL 8.64%, JSML 7.85%, सेंचुरी पेपर बोर्ड 7.67%, SSOM 7.57%, कोयल 7.52%, IMS 6.65%, TPL 6.54%। नाज़रीन ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है आप इस डेटा से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। वंस अगेन मार्केट में जो पैनिक है वो 1 से 2 दिन रह सकता है, और जैसे मैंने आपको बताया पैनिक का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, और हमारी मार्केट का सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि पेमेंट के तकाजे होते हैं, सेटलमेंट के इश्यूज़ होते हैं, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ब्रोकरेज हाउस को प्रेशर होता है, और ब्रोकरेज हाउस फिर या तो पेमेंट मंगवाता है या तो फॉर सेलिंग करता है। तो सबसे बेहतर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप जो है अभी जितनी भी आपके पास स्क्रिप्ट हैं उसकी आप एक्सपोजर पूरे कर दें, उसकी पेमेंट पूरी कर दें, ताकि जो है आपका माल फॉर सेलिंग में ना हो, और एक्सपोजर पोजीशन जो है वो फ़िलहाल कम रखें। ये 2-3 दिन का जो है वो मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है, मेरा जो ध्यान है वो यही है कि 2-3 दिन में चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट देखेंगे इंडेक्स को और मार्केट को। इसके बाद जो है मार्केट दोबारा अपने सफ़र की तरफ गामज़न हो जाएगी। नाज़रीन अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। हाफ़िज़।